हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीबी सर। और हम इंडियन जो थिंकर्स है, इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स है, उनके बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ेंगे ऐसे एक महान दार्शनिक को, एक महान विचारक को, जिन्होंने ना केवल फॉरेन की जो नॉलेज है उनको पढ़ा, बल्कि इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स को भी पढ़ा। और ये दोनों को मिला के एक नई सिंथेसिस करके एक नया आइडियोलॉजी, एक नया थिंकिंग को इन्होंने पेश किया सारे विश्व के आगे में। तो ऐसे एक महान विचारक, इनको जब फेडरिज ने पढ़ा, फेडरिज फिगलबर्ग ने पढ़ा, इन्होंने इतना तक भी कह दिया, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इतने बड़े अध्यापक है, इतने बड़े रिसर्चर है, इन्होंने इतना तक कह दिया कि औरोबिंदो इज़ द गाइडिंग स्टार फॉर दिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का ये ध्रुव तारा है, ये गाइडिंग स्टार है, ये ध्रुव तारा है, ये गाइड करने वाला है, क्योंकि इतना डीप कोर फिलॉसफी है औरोबिंदो का। ओके, तो ऐसे एक विचारक की विचार को हम आज जानेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो औरोबिंदो को हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही फेमस कोट के साथ। वो कहते थे, एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। क्या करना है? एजुकेशन का काम है ग्रोइंग सोल को, ग्रोइंग सोल को। सभी सोल क्या करना चाहते हैं? ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, माइंड से सुपर माइंड की तरफ जाना चाहते हैं, उस सच चित आनंद की तरफ जाना चाहते हैं। तो उस ग्रोइंग सोल को, उस ग्रोइंग सोल को आगे बढ़ाना या फिर उस सच चित आनंद की तरफ प्रेरित करना, ये किसका काम है? ये एजुकेशन का काम है। इट इज़ द एजुकेशन, ये हेल्प करेगा, यही एजुकेशन है। ओके, तो ये कहना है श्री औरोबिंदो का। ये कोट को अच्छे से आप याद कर लो, क्योंकि जो एजुकेशन के कुछ डेफिनेशंस हैं ना, ये डेफिनेशंस भी हर साल एक ना एक आता है। कभी विवेकानंद का आ जाता है, कभी महात्मा गांधी का आ जाता है, कभी औरोबिंदो का भी आएगा। ओके, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। ओके, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इनका थोड़ा लाइफ स्केच, क्योंकि लाइफ स्केच को देखने से हम उनको अच्छे से समझ पाते हैं, उनको आइडियोलॉजी को अच्छे से इंटरप्रीट कर पाते हैं। ओके, औरोबिंदो घोष वाज बोर्न एट कोनागर नियर हुबली ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता के जो हुबली के निकट है कोनागर में इनका जन्म होता है 1872 में, 1872 में। ओके, ही वॉज ए ग्रेट सेज, पोएट, पेट्रियोट, फिलोसोफर, एजुकेशनलिस्ट। तो ये सेज भी है, तो पोएट भी है, तो पेट्रियोट भी है। इनके फादर जो थे डॉक्टर कृष्णधन घोष, वो एक असिस्टेंट सर्जन थे, और उनका एक इच्छा था कि उनका बच्चा इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स को ना पढ़े, क्योंकि ये सैडिस्ट को ज़्यादा प्रिफर करता है, ये दुख की बात ज़्यादा करता है, इसीलिए ऐसी दुखवादी धर्म को नहीं पढ़ना है, ऐसे सोचना था कृष्णधन घोष का। वो सोचते थे कि वेस्टर्न फिलोसॉफी को मेरे बच्चे को पढ़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने बचपन से ही उनको क्या किया, लॉरेंट कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया। और जब 7 साल हो रहा था, उनको लंदन भेज दिया, ताकि वो हायर एजुकेशन कौन से माहौल में कर पाए? वेस्टर्न कल्चर में कर पाए। वेस्टर्न कल्चर से रूबरू होके वेस्टर्न कल्चर की तरह उनको जीना चाहिए, ना कि कोई इंडियन कल्चर की तरह। ओके, तो इन्होंने उनको भेज दिया 7 साल की उम्र में। उन्होंने पॉल स्कूल में अपना पढ़ाई की, उसके बाद हायर एजुकेशन की किंग्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में उन्होंने अपना हायर एजुकेशन लिया। और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर रह के ICS क्लियर किया, जिसको हम अभी बता रहे हैं क्या, UPSC या फिर IAS जो बोलते हो ना, UPSC का एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया। लेकिन जब वो इंडिया आए 1893 में उन्होंने इंडिया आके उन्होंने बड़ौदा स्टेट सर्विस को ज्वाइन किया। ओके, और उनका विद्वता आप इसको लेके जान सकते हो, कितने महान विचारक है, कितने महान दार्शनिक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 12 लैंग्वेज पर कमांड था उनका। 12 लैंग्वेज, हम 2-3 लैंग्वेज में कमांड करने के लिए कितना साल गुजार देते हैं, फिर भी कमांड नहीं आता। लेकिन आप यहाँ पर देखो, 12 लैंग्वेज के धनी, कैन यू इमेजिन, 12 भाषाओं के ऊपर उनका पकड़ था। फॉरेन का आप ये पर देख सकते हो, फॉरेन के साथ इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया,
गया, ग्रीक, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, 7 लैंग्वेज के ऊपर पकड़। और इंडिया के जो है, इंडिया के 5 लैंग्वेज के ऊपर, बंगाली हो गया, संस्कृत, गुजराती, मराठी और हिंदी। टोटल 12 लैंग्वेज, ये तो ऑफिशियल है 12 लैंग्वेज, इससे भी ज़्यादा उनकी विद्वता थी। ओके, तो ऐसे एक महान विचारक है औरोबिंदो। औरोबिंदो को आप पढ़ोगे ना तो एक टाइम ऐसा भी था जबकि इन्होंने फ्रीडम फाइटर को ज्वाइन कर दिया, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को इन्होंने ज्वाइन कर दिया और बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे मूवमेंट की। लेकिन उसी दौरान एक बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में उनको फंसा दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। और वही था उनके लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड, क्योंकि जेल में जब थे उसी जेल में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उनको लिखते हैं एक बुक के जरिए, वो 132 नियर अबाउट 130 या 132 पेज का एक बहुत ही छोटा बुक है जो कि है टेल्स ऑफ प्रिजन्स लाइफ। वो जो 9x5 इंच का जो छोटा सा कमरा था, जो कि काल कोठरी थी, कुछ भी नहीं दिखता था, एक छोटे से छोटे कमरे में जब उन्होंने रहा और वहाँ पर बैठे बैठे वो एकांत का अनुभव किया, वो असीम शांति की अनुभूति हुई, उनको गहरे तत्व का अनुभूति हुआ, उनको स्वयं भगवान का साक्षात्कार हुआ। और उनको लगा कि मैं किस कार्य में डूबा हूँ, सिर्फ मैं एक देश को उद्धार के लिए डूबा हुआ हूँ, ये तो बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही नैरो हो गया। मुझे तो सारे विश्व का उद्धार करना है, मुझे तो सारे विश्व का उद्धार करना है। इसके लिए पहले मुझे खुद को उद्धार करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। आई हैव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। इसीलिए औरोबिंदो जब वहाँ से रिहा हुए तो वो वे फॉर फ्रीडम फाइटर मूवमेंट या फिर फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। वो सीधे चले गए पौंडीचेरी में, जहाँ पर अंग्रेज का कोई भी इम्पैक्ट नहीं था, कोई भी कंट्रोल नहीं था, वहाँ पर थे फ्रेंच गवर्नमेंट। तो वहाँ पर रह के अपनी साधना स्टार्ट की और इतने बड़े स्कूल, इतने बड़े दर्शन, इतने बड़े फिलॉसफी दे दिया। तो इतना महान फिलॉसफी को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो पहले देखेंगे उनका फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, फिर हम आगे चल के देखेंगे। तो इनका जो आइडियोलॉजी है, इनका जो थिंकिंग है, इनका जो थॉट प्रोसेस है, ये सारे के सारे को हम 2 ही वर्ड में सम अप कर सकते हैं या फिर 2 ही वर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हो गया रियलाइजेशन ऑफ सुपर माइंड, ये सुपर माइंड की बात करेंगे, सुपरमैन की ये बात करेंगे, और ये कहेंगे सुप्रा मेंटल कन्वर्सन या फिर सुप्रा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की ये बात करेंगे। ये 2 ही वर्ड के इर्द गिर्द सारे के सारे इनके नॉलेज आएगा। तो इनका जो बुक है, इनका जो आइडियोलॉजी थॉट्स है, ये 2 बुक में ज़्यादातर रिप्रेजेंट होती है। एक बुक है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ, लाइफ में कैसे डिविनिटी आ सकता है, कैसे वो उस परम तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या है प्रोसेस, क्या है थिंकिंग, क्या है आइडियोलॉजी, ये सारा कुछ लाइफ डिवाइन में बताया गया है। और ये जो दूसरा पुस्तक है, सबसे फेमस पुस्तक, वो है सावित्री, एक पोएटिक फॉर्म में। कोई कोई कहता है तो ये बहुत ही मिस्टिक बुक है, बहुत ही मिस्टिक लेवल का है सावित्री। सावित्री का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही मिस्टिक है। क्यों मिस्टिक है? क्योंकि ये डेथ से ऊपर उठने की बात करेगा, डेथ को विजय करने की बात करेगा। कौन सा वो कॉन्सेप्ट है, कौन सा वो ज्ञान है, कौन सा वो तत्व है, कौन सा वो आयाम है जो कि प्राप्त करने के बाद हम डेथ से भी ऊपर हो सकती है, उसके बारे में चर्चा कहाँ पर है? सावित्री पोएम पर, पोएटिक फॉर्म में है। उसको पढ़ के समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इतना एब्स्ट्रैक्ट लेवल का वर्ड वहाँ पर यूज किया गया है। क्योंकि ये जो औरोबिंदो है ना, औरोबिंदो बहुत ही वेस्टर्न कल्चर को प्रभावित हुए हैं, वेस्टर्न कल्चर को पढ़े हैं, इंडियन कल्चर को पढ़े, दोनों की सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन दोनों की देखने को मिलेगा। इसलिए इनको वर्ड को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे एक पुस्तक है सावित्री। ओके, तो ये सुपर माइंड की बात करेंगे, सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। ये क्या कुछ है आगे चल के हम देखेंगे। ओके, तो क्या है मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ औरोबिंदो, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या है अल्टीमेट रियलिटी, क्या मानते थे, किसको अल्टीमेट रियलिटी श्री औरोबिंदो मानते थे, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम श्री औरोबिंदो की फिलॉसफी को अच्छे से स्टडी करेंगे तो इनका कॉन्सेप्ट 2-3 एरिया में ज़्यादातर घूमेगा। जैसे कि ये नॉन डुअलिज्म को मानेंगे। नॉन डुअलिज्म किसने दिया था? शंकराचार्य ने। अद्वैत वेदांत, अद्वैत कॉन्सेप्ट को मानेंगे, लेकिन बहुत सारे चीज़ों को ये
मोड़ देंगे या फिर मॉडिफाई कर देंगे, इसीलिए तो ये नियो वेदांतीन कहे जाते हैं। श्री अरविंदो को कहा जाता है नियो वेदांतीन। ये जगत को भी मानेंगे और ये किसको मानेंगे, ये ब्रह्म को भी मानेंगे। लेकिन जो आप देखोगे शंकराचार्य का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जगत को मिथ्या का कॉन्सेप्ट दिया था, ये इल्यूजन का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो शंकराचार्य का जो डुअलिज्म है और अरविंदो का जो डुअलिज्म है, बहुत सारा अंतर है इनके बीच में। ओके, क्योंकि ये नियो वेदांतीन कहे जाते हैं, ये दुनिया को भी सत्य मानेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को भी सत्य मानेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को भी ये इंटीग्रेट करेंगे, इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट को कहा जाएगा इंटीग्रल नॉन डुअलिज्म या फिर पूर्ण अद्वैत। अब अद्वैत पूर्ण होता है क्योंकि हमने किसको इंक्लूड किया है, ये वर्ल्ड को इंक्लूड किया है। और ये वर्ल्ड का जो सारे ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये सारे के सारे दे आर द एक्सप्रेशंस ऑफ द अल्टीमेट ब्रह्म। ब्रह्म का ही ये प्रतिरूप है, ये एक्सप्रेशन है, ब्रह्म ने ही खुद को ऐसे रचा है। ऐसे करके हम जब उनके फिलोसॉफी को और गहराई में विचार करेंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे। ओके, तो ये दूसरा क्या करते हैं, दूसरा देते हैं आइडियालिज्म को भी ये क्या करते हैं, ये रिफॉर्म करते हैं। आइडियालिज्म में हम ज़्यादातर देख रहे थे कि आइडिया की बात चल रही थी, कॉन्सेप्ट की बात चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये वेस्टर्न आइडियालिज्म और इंडियन आइडियालिज्म ये दोनों को सिंथेसिस करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई तरह से ज्ञान को पेश करने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड को एक नई व्यू देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये हो गया इंटीग्रल आइडियालिज्म या फिर इसको कहेंगे इंटीग्रलिज्म या फिर पूर्णांगवाद। पूर्णांग, ये पूर्ण हो रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड को एक बेटर वे में एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कल्चर को पढ़ोगे तो कि वहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है, जैसे कि कर्मा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है, सोल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट जैसा लगता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट को जब इंडियन स्कूल ऑफ थॉट के साथ फ्यूज किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा या फिर सिंथेसिस किया जाएगा, तब उनको लगेगा कि ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। दोनों को मिला के जो एक नया आइडियोलॉजी, नया सिस्टम देंगे, उसको ही वो कहेंगे पूर्णांगवाद। पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये आइडियोलॉजी है अरविंदो का। तो अरविंदो अल्टीमेट रियलिटी किसको मानते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। ये यूनिवर्स को बनाने वाला ब्रह्म ही है, सर्व खल विद ब्रह्म, यही सत्य है, ये मानना है। ओके, ही एक्सेप्टेड ब्रह्म एज ट्रू एंड हिज क्रिएशन इज ऑल्सो ट्रू। ये जगत भी ट्रू है, ये ब्रह्म भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू है। ब्रह्म के साथ साथ ब्रह्म के सृष्टि भी ट्रू है, क्योंकि अगर आप ब्रह्म की सृष्टि को आप नकारोगे, जगत को आप मिथ्या कहोगे, तो ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर ब्रह्म ट्रू है तो ट्रू से क्या निकलेगा भाई, ट्रू से ट्रू ही निकलेगा। तो ब्रह्म से अगर जगत निकल रहा है तो जगत भी ट्रू ही होगा, ट्रू से अनट्रू कभी निकल ही नहीं सकता। ये मानना था किसका, ये मानना था अरविंदो का। और वो कहते हैं माया इज़ द रियल पावर और द क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड। ये इल्यूजन है ही नहीं, जैसे शंकराचार्य कहते हैं माया इल्यूजनरी फोर्स है, लेकिन ये कहते हैं माया तो रियल पावर है, क्रिएटिव पावर है, जिसके द्वारा वो इस संसार की रचना करते हैं। वो संसार को डेराइव करते हैं दो वर्ड के साथ, दो प्रोसेसेस के साथ। एक हो गया इनवॉल्यूशन और एक हो गया एवोल्यूशन। ये दोनों के जरिए ही ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, या फिर हमारे जो सृष्टि का आगमन है, ये दोनों कार्य होता है, इनवॉल्यूशन और इवोल्यूशन। इसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे ताकि हम अरविंदो का जो फिलॉसफी है इसको बेहतर ढंग से जान पाए। ओके, तो अरविंदो का जो डीप कोर फिलॉसफी है, दुनिया कैसे बनता है, भगवान कैसे दुनिया का निर्माण करता है, ये सारा का सारा इन्होंने दो वर्ड में, दो प्रोसेसेस में बताया है। एक को कहते हैं वो इनवॉल्यूशन और दूसरे को कहते हैं एवोल्यूशन। तो अरविंदो का जो कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन, ये बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि भगवान जो रचना कर रहा है वो एक नए आयाम की तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स है, उनका जो एवोल्यूशन का थ्योरी है, उनका एवोल्यूशन किसके आधार पे खड़ा है, उनका एवोल्यूशन का थ्योरी खड़ा है डार्विन के थ्योरी पर। डार्विन का जो एवोल्यूशन थ्योरी है, डार्विन का जो विवर्तनवाद है, उनके ऊपर ही सारा का सारा वेस्टर्न कल्चर, सारा का सारा वेस्टर्न नॉलेज खड़ा है। लेकिन
उनको क्रिटिसाइज करने वाले हैं कौन? उनको क्रिटिसाइज करने वाले हैं औरोबिंदो। उनको चेंज करने वाले, उसको मॉडिफाई करने वाले, उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बेटर वे में डेराइव करने वाले हैं औरोबिंदो। ऐसा नहीं है कि औरोबिंदो ने उनको पहले क्रिटिसाइज किया है। उनको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे विचारक वेस्टर्न में भी पैदा हुए थे, जैसे बर्कशो। क्योंकि बर्कशो कहते हैं आप जो डार्विन बता रहे हो ये लीनियर प्रोसेस है, कभी लीनियर हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर लीनियर आप बताओगे, लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब आप ऐसे समझो कि ये इससे ये क्रिएट हो रहा है, इससे ये क्रिएट हो रहा है, इससे ये क्रिएट नहीं होगा, इससे ये क्रिएट नहीं होगा। तो अगर ये लीनियर होगा तो ये क्या होगा? ये सारे के सारे इंस्टिंक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप बता रहे हो, वो सर्वाइव करेंगे जो फिट है, जो कि ट्रांसफॉर्म करेंगे, खुद को चेंज करेंगे। तो ये क्या है? ये एक्सटिंक्ट हो गए होंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पर कन्वर्ट हो गए, ये तो यहाँ पर कन्वर्ट हो गए। संसार में एक ही जीव होना चाहिए, लेकिन संसार में तो असंख्य जीव है, संसार में तो सारे प्रकार के जीव है। ओके, तो ये लीनियर हो ही नहीं सकता। ये पहले आर्गुमेंट देते। ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट है, बहुत सारे लूप होल्स है जो कि बर्कशो दिखाते हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट दिखाते हैं। ओके, पढ़ा औरोबिंदो ने बर्कशो को भी पढ़ा। ओके, फिर जो ये थ्योरी ऑफ वर्ल्ड का दे रहे हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का दे रहे हैं, वहां पर क्या दे रहे हैं? डार्विन जो बता रहे हैं ऐसे ही दुनिया हो गया, मैकेनिकल वे में दुनिया हो गया, ऐसे ही था और वहाँ से ऐसे ऐसे कंबाइन होके कॉम्बिनेशन में ही निकल आए। यहाँ कोई भी कॉज नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है। लेकिन जो कि बर्कशो बताते हैं ऐसे नहीं होता, एवरीथिंग हैज़ ए रीज़न। वो बताते हैं कहीं ना कहीं एक लाइफ फोर्स उसमें छुपा हुआ था, उस लाइफ फोर्स को मैनिफेस्ट होके ही यह दुनिया का निर्माण हुआ। उसको वो नाम देते बर्कशो को। अब अगर पढ़ोगे बर्कशो की फिलॉसफी को, आप स्टडी करोगे कि वो एक वर्ड देते हैं एलन वाइटल। एलन वाइटल का वो कॉन्सेप्ट देते हैं। एलन वाइटल का मतलब हो क्या? लाइफ फोर्स। सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ लाइफ फोर्स होता ही है। उस लाइफ फोर्स के चलते ही उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चेंजेस वगैरह आता है। उस लाइफ फोर्स के जरिए ही इस दुनिया का निर्माण हुआ है, इस दुनिया का संरचना हुआ है, ये कहना है बर्कशो का। और बर्कशो को पढ़ते 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 औरोबिंदो ने उपनिषद को वहाँ पर कनेक्ट कर दिया। क्योंकि उपनिषद में क्या है? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतो। ये कहना है हमारी उपनिषद का। उपनिषद क्या कह रहा है? समथिंग इज कम आउट फ्रॉम समथिंग, नथिंग इज कम आउट फ्रॉम नथिंग, समथिंग कैन नॉट बी कम आउट फ्रॉम नथिंग। जो कुछ भी है ही नहीं वहाँ पर कुछ आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। ना सतो विद्यते भावो, जो है उसी में ही कुछ ना कुछ आएगा। जो कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है तो उसमें कुछ आएगा, ऐसा थ्योरी होगा ही नहीं। जो कि हम सांख्य में भी पढ़े थे, सांख्य में भी यही कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक्स निहिलो निहिल फिट, जो कि ग्रीक फिलोसॉफी में भी यही कॉन्सेप्ट आता है। तो ये क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप डार्विन के कॉन्सेप्ट को या फिर बर्कशो के कॉन्सेप्ट को आप उपनिषद के व्यू में देख रहे हो। ये देखो कितना गहरा विचार है औरोबिंदो का। ये क्या कर रहे हैं? ये सिंथेसिस कर रहे हैं। ये इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स और वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स को सिंथेसिस कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तभी तो इनको हम कहेंगे इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल फिलोसॉफी, इंटीग्रल एजुकेशन। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा। तो ये क्या बता रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ रीजन था, या फिर कहीं ना कहीं कोई तो फोर्स था, कोई तो लिविंग फोर्स था, लाइफ फोर्स था, एलन वाइटल था, कोई तो कुछ तो था जो कि मैनिफेस्ट हुआ और ये दुनिया का निर्माण हुआ। ये दुनिया कोई ना कोई कॉज ही है, किसी ना किसी कॉज के कारण ये हुआ है। इसको जानने के लिए आपको प्रोसेस को जानना पड़ेगा, आपको इनवोल्यूशन को जानना पड़ेगा, आपको एवोल्यूशन को जानना पड़ेगा। ये कहना है किसका? ये कहना है श्री औरोबिंदो का। ओके, तो क्या है इनवोल्यूशन, क्या है एवोल्यूशन, उसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं ताकि हम औरोबिंदो के फिलॉसफी को बेहतर ढंग में जान पाए। ओके, तो क्या है वर्ल्ड प्रोसेस, कैसे वर्ल्ड की संरचना हो रही है, उसको भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ओके, वर्ल्ड प्रोसेस बाय औरोबिंदो। ओके, ये बताते हैं दो ही प्रोसेसेस है। एक हो गया इनवोल्यूशन, ओके, इनवोल्यूशन। एक हो गया एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। पहले जो प्रोसेस होता है संसार में वो होता है इनवोल्यूशन, फिर बाद में होता है एवोल्यूशन। ओके, तो औरोबिंदो जो बताते हैं ये इन एवोल्यूशन क्या है? इनवोल्यूशन, ये इन एवोल्यूशन क्या है? इन एवोल्यूशन है ब्रह्म खुद को मैनिफेस्ट करते हैं, ब्रह्म से ही सब निर्माण होता है। जैसे डार्विन क्या कह रहा था? सब कुछ एक ही था, वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ और फिर विभिन्न पार्टिकल्स बने, या फिर जो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ये दुनिया का निर्माण होता है वो कहते हैं। ये बता रहे हैं औरोबिंदो, क्या बता रहे हैं? ये ब्रह्म से सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ब्रह्म से
मैटर का कॉन्सेप्ट, ब्रह्म से मैटर बना, ब्रह्म से सब कुछ बना, इसको वो नाम दे रहे हैं इनवॉल्यूशन। पहले ब्रह्म ही था, ब्रह्म से बाकी सारा का सारा मैनिफेस्ट हुआ है। ब्रह्म खुद से और चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है, इस प्रोसेस को वो कहते हैं इनवॉल्यूशन। यहाँ पर वो 8 स्टेजेस के बारे में बताते हैं। पहले स्टेज को वो बताते हैं एग्जिस्टेंस, ओके, एग्जिस्टेंस ये पहला है। दूसरा वो बताते हैं कॉन्शियसनेस, ओके, बा कॉन्शियस फोर्स आप कह सकते हो, कॉन्शियसनेस या फिर कॉन्शियसनेस या फिर फोर्स आप कह सकते हो। तीसरे को वो कहते हैं ब्लीस, ब्लीस। चौथे को वो कहते हैं सुपर माइंड, सुपर माइंड। और पांचवे को वो कहते हैं माइंड। छठा हो गया साइकी, ओके, सातवां हो गया लाइफ और आठवां हो गया मैटर। कहीं कहीं जगह पर कुछ कुछ बुक्स में आप 7 को देखोगे, ये साइकी कहीं कहीं है नहीं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अगर समझोगे कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, पहले वो सत के रूप में यानी कि प्योर बीइंग के रूप में, प्योर बीइंग के रूप में वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, प्योर बीइंग सत के रूप में। ये फिर किससे मैनिफेस्ट होगा, ये फिर कॉन्शियसनेस या फिर कॉन्शियस फोर्स में, यानी कि इसको हम चित कहेंगे, चित के रूप में या कि प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में ये मैनिफेस्ट होगा। फिर ये ब्लीस के रूप में, आनंद के रूप में, आनंद के रूप में ये मैनिफेस्ट होगा। जॉय के रूप में, प्योर जॉय के रूप में ये मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए हम ये तीनों को कंबाइन करके बोल देते हैं सच्चित आनंद स्वरूपम। सच्चित आनंद स्वरूपम ये प्योर बीइंग भी है, प्योर चित भी है और प्योर जॉय भी है। ये तीनों किस में मैनिफेस्ट होंगे, सुपर माइंड में मैनिफेस्ट होंगे। सुपर माइंड से फिर माइंड मैनिफेस्ट होगा, माइंड से साइकिक, साइकिक से लाइफ और लास्ट में से मैटर होगा। तो ऐसे करके ब्रह्म खुद को मैनिफेस्ट करते हैं, ब्रह्म से मैटर का निर्माण होता है। इनको वो प्रोसेस क्या बताते हैं, इनवॉल्यूशन बताते हैं। इस तो ये अप से डाउन है, ये अप से डाउन है, अप से डाउन, अप से डाउन। इसको आप ऐसे कह सकते हो, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है, अवतरण, भगवान का अवतरण हो रहा है, प्योर ब्रह्म का अवतरण हो रहा है, या फिर रीबर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट यही है। ये ब्रह्म जो है ऊपर से आ रहा है, किस तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, मैटर की तरफ आ रहा है। इसको वो नाम दे रहे हैं इनवॉल्यूशन। ब्रह्म प्योर बीइंग से मैटर की तरफ आने को इनवॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन एवोल्यूशन क्या है, इसको फिर एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में वो बताते हैं कि एवोल्यूशन क्या है, मैटर से प्योर बीइंग की तरफ जाना, मैटर से प्योर बीइंग की तरफ जाना, ये हो गया एवोल्यूशन। सभी मैटर में कहीं ना कहीं वो लाइफ फोर्स है, लाइफ वाइटलिटी है, ब्रह्म की वो शक्ति है, ब्रह्म की वो पावर है जो कि ऊपर उठ सकता है। ओके, तो इन्होंने जो एवोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट को इन्होंने किया था इन एवोल्यूशन, ये हो रहा है टॉप से डाउन, एवोल्यूशन हो रहा है बॉटम से अप, बॉटम से अप। जो मैटर है, मैटर क्या करेगा, मैटर के अंदर जो लाइफ फोर्सेस है, मैटर के अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये एनर्जी ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ये एनर्जी एग्जिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये प्योर बीइंग की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जहाँ से आया है वहाँ तक जाने की ये कोशिश करेगा, जहीं से वो डिफॉर्म हुआ है वहाँ तक जाने की ये कोशिश करेगा। औरोबिंदो क्या बता रहे, औरोबिंदो बता रहे एवोल्यूशन का जो थ्योरी है ना, एवोल्यूशन कैसे होगा, एवोल्यूशन होगा ये लोएस्ट स्टेज से ये हाईएस्ट स्टेज की तरफ जाएगा। लोएस्ट से यानी कि मैटर से ये किस तरफ जाएगा, मैटर से ये प्योर एग्जिस्टेंस की तरफ जाएगा, प्योर बीइंग की तरफ जाएगा, सत की तरफ जाएगा। ओके, औरोबिंदो ने ये चारों को एक ग्रुप कर दिया है और ये चारों को एक ग्रुप कर दिया है। इसको वो कहते हैं, इसको कहते हैं लोअर हेमिस्फीयर या फिर एम्पायरिकल वर्ल्ड के आधार पे इसको वो डेराइव करते हैं। और ये चारों जो है ये हायर हेमिस्फीयर या फिर अपर हेमिस्फीयर या फिर सुपरनल या फिर डिवाइन स्फीयर को ऐसे इंडिकेट करते हैं। ओके, ये डिवाइन है, ओके डिवाइन है, या फिर ऐसे कह सकते हो ये सुपरनल है। ओके, सुपरनल है। और ये जो है ना, ये इसी दुनिया की बात है, इसी दुनिया का मतलब हो गया ये एम्पायरिकल वर्ल्ड को ये बताता है। ओके, एम्पायरिकल वर्ल्ड को ये बताता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम मनुष्य जो जन्म होते हैं, ओके, हम यहाँ पर है, यहाँ पर
ये माइंड के स्टेज पर है, क्योंकि हम जब जन्म हो रहे हैं हमारे अंदर मैटर भी है, लाइफ भी है, और लाइफ फोर्स यानी कि साइकिक भी है या फिर चैत्य सत्ता भी है। ये तीनों तो है ही, और हमारे साथ और एक मेंटल फोर्स है जिसको हम माइंड कह रहे हैं। तो औरोबिंदो क्या बताते हैं, दुनिया का जो भी आप देख रहे हो कण कण में वही ब्रह्म तो मौजूद है, क्योंकि किससे वो आ रहा है, वो ब्रह्म का ही मैनिफेस्ट है। सारे ऑब्जेक्ट, सारे जीव जंतु, सारे जो आप देख रहे हो, एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट प्योर ब्रह्म। वो प्योर ब्रह्म का ही एक्सप्रेशन है या फिर अभिव्यक्ति है। तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे चीज ब्रह्म की तरफ ही जाएंगे। इसको हमने आइडियलिज्म में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट। यहाँ से भी ताल खा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर मेल हो रहा है। ओके, तो सारे के सारे किस तरफ जाएंगे, सारे के सारे उस ब्रह्म की तरफ ही जाएंगे। तो जब मनुष्य जन्म होता है वहां पर चेंजेस हो चुका है, अपर की तरफ वो कुछ जा चुका है, क्योंकि मैटर से लाइफ, लाइफ से साइकी, साइकी से माइंड। ओके, तो ये माइंड की तरफ ऑलरेडी आ चुका, इसी स्टेज में ही हम खड़े हैं। तो औरोबिंदो क्या बताते हैं, औरोबिंदो बताते हैं जितने भी मनुष्य है, मनुष्य इसी स्टेज में खड़ा है। इसी स्टेज में क्यों खड़ा है, क्योंकि पहले मैटर से लाइफ बना, लाइफ से फिर चैत्य सत्ता बनी या फिर साइकिक बना, साइकिक से फिर माइंड बना, यानी कि ये इतने दूर तक आ चुका है। लेकिन अभी इसको क्या करना है, अभी इसको साधना करनी है, तपस्या करनी है, ताकि माइंड से वो किस तरफ उठ सके, सुपर माइंड की तरफ उठ सके। और सुपर माइंड में आने से ही वो ये तीनों का अनुभव करेगा, सच्चित आनंद की ये अनुभव कर पाएगा। जब तक आपको सुपर माइंड नहीं मिलेगा आप सच्चित आनंद को अनुभव कर ही नहीं सकते। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, माइंड से सुपर माइंड की तरफ जाना ही हमारी जीवन की लक्ष्य है। ओके, एजुकेशन का काम हो गया माइंड से सुपर माइंड की तरफ जाना। इसीलिए माइंड को सुपर माइंड की तरफ लेने के लिए ये बहुत सारे आयाम बताएंगे, जैसे कि इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आएगा, इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, हम माइंड से सुपर माइंड की तरफ जाना चाहते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, इंटीग्रल एजुकेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने माइंड से सुपर माइंड की तरफ जाएंगे, और सुपर माइंड से फिर एक प्योर एग्जिस्टेंस की तरफ जाएंगे, सच्चित आनंद की तरफ जाएंगे। यही है इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट। ओके, तो औरोबिंदो का जो रियलिटी है ये ज़्यादातर दो ही प्रिंसिपल पर काम करता है, यूनिटी या फिर मल्टीप्लिसिटी। यूनिटी हमने देखा कि यूनिटी का मतलब क्या है, जो सारे ऑब्जेक्ट है ये सारे मिल मिल के कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ये एवोल्यूशन की बात करेगा। और ये मल्टीप्लिसिटी का मतलब है जो ब्रह्म है वो क्या हो रहा है, वो डाउन में आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, यानी कि खुद को मैनिफेस्ट कर रहा है मैटर की तरफ, यानी कि ये मल्टीप्लिसिटी की बात करेगा। ये दोनों ही प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने रियलिटी को एक्सप्रेस किया है, इनवोल्यूशन या फिर एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है। ओके, तो औरोबिंदो क्या कर रहे हैं, औरोबिंदो क्रिएशन को डबल प्रोसेस के द्वारा एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, इनवोल्यूशन और एवोल्यूशन। वो कह रहे हैं पहले डेसेंट होता है, अवरोहण होता है, यानी कि हाईएस्ट जो स्पिरिट है वो खुद को मैनिफेस्ट करता है, यानी कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है, सत है, यानी कि एग्जिस्टेंस है, वो खुद को मैनिफेस्ट करता है और धीरे धीरे लास्ट में मैटर की तरफ जाता है या फिर मैटर में परिवर्तन हो जाता है। ओके, फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट वो देते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, जो मैटर है, मैटर खुद को आगे आगे लेके खुद को इवॉल्व करके हायर स्टेटस को प्राप्त करता है, ओरिजिनल हायर स्टेटस को वो प्राप्त करता है, यानी कि मैटर से वो एग्जिस्टेंस की तरफ जाता है, मैटर से लाइफ, साइकी, माइंड, और उसके बाद सुपर माइंड, ब्लीस, कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस की तरफ वो जाता है। इसको वो कहते हैं एवोल्यूशन। ओके, तो इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को कौन ज़्यादा हेल्प करता है, ज़्यादा हेल्प करता है सुपर माइंड, क्योंकि ह्यूमन कहाँ पर खड़ा है, माइंड में स्टक हो गया है। ओके, तो सुपर माइंड को कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये माइंड के जरिए आप क्या कर सकोगे, आप सुपर माइंड को पा सकोगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जन्म होते ही उसके पास बॉडी है, मैटर है, लाइफ है, साइकिक एनर्जी है या फिर चैत्य सत्ता है, उसके पास माइंड है, ये चारों है ही। ये जो लोअर हेमिस्फीयर है ये चारों सत्ताएं है ही, लेकिन माइंड से उसको साधना के द्वारा उसको सुपर माइंड की तरफ जाना है। एम ऑफ माइंड हो गया सुपर माइंड को प्राप्त करना। ओके, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है जो सच्चिदानंद है, जो डिवाइन फोर्स है, जो प्योर एग्जिस्टेंस है, जो प्योर सत है, जो
प्योर एग्जिस्टेंस है, जो प्योर ब्लिस है, वो क्या करेगा, खुद को मैनिफेस्ट करेगा, खुद को मैनिफेस्ट करेगा थ्रू सुपर माइंड। सुपर माइंड के जरिए वो खुद को मैनिफेस्ट करेगा इनटू माइंड, साइकिक, लाइफ एंड मैटर। ये चार चीज़ों से वो खुद को मैनिफेस्ट करता है। इसको ही कहा जाता है इन्वोल्यूशन। हमने इसको भी पढ़ लिया है। ओके, और अरबिंदो बताते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस। एवोल्यूशन प्रोसेस क्या है, मैटर के अंदर जो लाइफ फोर्स है, जो चैत्य सत्ता है, वो क्या करेगा, वो फिर हाईएस्ट एग्जिस्टेंस की तरफ जाएगा, यानी कि स्पिरिट रिटर्न टू इट्स ओन सेल्फ। जो खुद का वो सेल्फ है, जो खुद का वो रियलिटी है, उसकी तरफ वो भागेगा, रियल सत्ता की तरफ भागेगा। यानी कि स्पिरिट क्या करेगा, स्पिरिट रिटर्न करेगा खुद के अस्तित्व की तरफ, खुद की अस्तित्व की तरफ। इसको हम आइडियलिज्म में पढ़े थे, इसको हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। उस एब्सोल्यूट की तरफ, इस एब्सोल्यूट आइडिया की तरफ वो भागेंगे। ओके, तो अरविंदो क्या बताते हैं, अरविंदो बताते हैं जो मैटर में या फिर इंसान में या फिर जीव जंतुओं में जो कॉन्शियस फोर्स है, ये कॉन्शियसनेस, ये चैत्य सत्ता, ये लाइफ फोर्स, ये क्या करेगा, ये हाईएस्ट की तरफ भागेगा, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म की तरफ भागेगा। ये क्या करेगा, ये अपनी खुद की एग्जिस्टेंस की तरफ भागेगा, अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ भागेगा। तो ये क्या करेंगे, ये हाईएस्ट स्टेज की तरफ ही भागेंगे, वो उस प्योर सत्ता की तरफ भागेंगे, उस सच्चित आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये कैसे होगा, ये होगा हमारे पास जो माइंड है, हम माइंड को क्या करेंगे, हम माइंड को सुपर माइंड में कन्वर्ट करेंगे थ्रू साधना। साधना के द्वारा आप माइंड को सुपर माइंड में कन्वर्ट कर सकते हो, और सुपर माइंड के द्वारा ही आप एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस को प्राप्त कर सकते हो, यानी कि सच्चित आनंद को आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसी का ही तो मैनिफेस्टेशन है। ब्रह्म क्या कर रहे हैं, ब्रह्म सुपर माइंड के जरिए ये चारों चीज़ों में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, यानी कि यही कड़ी है, यही वो लिंकिंग फोर्स है जो कि आपको क्या करेगा, उस सुपर नेचुरल को कनेक्ट करेगा आपके वर्ल्ड के साथ। यही वो कड़ी है, यही वो लिंकिंग फोर्स है। सुपर माइंड के ऊपर अरबिंदो बहुत ही ज़्यादा इम्फासिस करते हैं। इनका जो थ्योरी वगैरह भी डेवलप होगा, एजुकेशन वगैरह भी डेवलप होगा, आइडियोलॉजी भी डेवलप होगा, इसी के ही इर्द गिर्द घूमेगा। क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हो ब्रह्म यहाँ पर है, और आप अगर मानोगे कि ये वर्ल्ड है, ये दोनों के बीच कनेक्शन किसका है, कनेक्शन है सुपर माइंड का। ओके, सुपर माइंड ही कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रह्म जो सच्चित आनंद है, वो क्या कर रहा है, खुद को सुपर माइंड के जरिए ये वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी कि मैटर में मैनिफेस्ट कर रहा है, माइंड में, साइकिक में, लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। यानी कि ये लाइफ वाले भी, यानी कि ये मैटर वाले भी सुपर माइंड के जरिए ये बन सकते हैं, यानी कि मैन से सुपर मैन की जर्नी कर सकते हैं। ओके, यानी कि खुद को हम उस प्योर सत्ता की तरफ, प्योर एग्जिस्टेंस की तरफ ले सकते हैं थ्रू सुपर माइंड। इसीलिए सुपर माइंड का कॉन्सेप्ट बहुत ही गहरा है। ओके, तो इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन को एक अच्छे तरह से ये बताते हैं, ये एसेंट है, ऊपर चढ़ना है। ऊपर कैसे चढ़ेंगे, लेस मैनिफेस्ट कंडीशन से हम हाई मैनिफेस्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे। तो आप देखोगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी जीव जंतु है, खुद को इम्प्रूव करने की ही कोशिश कर रहे हैं, खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हाईएस्ट की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उस कमी को हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, उस कमी को हम फिल अप करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर जो लेस्ट मैनिफेस्ट है, उस लेस मैनिफेस्ट के कंडीशन को हम हाईएस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लेस मैनिफेस्ट कंडीशन को हम मोर मैनिफेस्ट कंडीशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए लेस मैनिफेस्ट से कैसे मोर मैनिफेस्ट में जा रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो कि जो मैटर है, ओके, जो मैटर है वो खुद को क्या करेगा, सिंपल फॉर्म से धीरे 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 खुद को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएगा। वो धीरे धीरे सिंपल फॉर्म से धीरे 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 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। उसके बाद उसमें क्या होगा, लाइफ इमर्ज होगा, लाइफ इमर्ज होगा। लाइफ इमर्ज होने के बाद लाइफ में भी धीरे 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 सिंपल प्रोसेस से धीरे 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 कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स क्रिएट होते जाएंगे। ओके, मैटर से लाइफ हो गया, लाइफ से भी धीरे 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 क्या होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म जनरेट होंगे। वहाँ से फिर आएगा साइकिक का, ओके, साइकी का आएगा या फिर चैत्य सत्ता का आएगा। वहाँ से भी धीरे धीरे करके सिंपल
चैत्य सत्ता से धीरे धीरे होके वो कॉम्प्लेक्स चैत्य सत्ता में कन्वर्ट होते जाएंगे। फिर लास्ट में आएगा माइंड। माइंड में भी आप देखोगे पहले सिंपल माइंड से फिर ग्रेजुअली धीरे 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 कॉम्प्लेक्स माइंड की तरफ जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हो कि आप देखो कि माइंड का काम क्या है, रीज़न करना। आप ऐसे सोच सकते हो सारे इंसान में क्या एक तरह की माइंड होती है? नहीं होती है। किसमें ज़्यादा रीजनिंग पावर होता है, किसमें कम होता है। यानी कि कम जिसमें है आप ऐसे कह सकते हो ये लोअर स्टेज में है, जिसके अंदर बहुत ही हाई लेवल का रीजनिंग स्किल है, यानी कि उसका माइंड बहुत ही हायर स्टेज में चला गया है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो माइंड का काम क्या है, माइंड भी इवॉल्व हो रहा है फ्रॉम ए लोअर स्टेज टू ए हायर स्टेज। माइंड भी धीरे 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 हायर स्टेज की तरफ जाएगा और साधना के द्वारा ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर माइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर सुपर माइंड क्या करेगा, सुपर माइंड ये तीनों में कन्वर्ट होगा, सत चित आनंद। ओके, सत चित आनंद में कन्वर्ट होगा। ओके, सत चित आनंद में कन्वर्ट होगा। तो इसको वो 3 प्रोसेस के द्वारा बता रहे हैं। 3 प्रोसेस हो गया ये। एक तो हो गया वाइडनिंग प्रोसेस। ये वाइडनिंग का मतलब क्या है, ये वाइडनिंग का मतलब हो गया ये एक्सटेंशन को बता रहा है, ये स्कोप के बारे में बता रहा है, ये इंक्लूजन के बारे में बता रहा है। ये इट प्रोवाइड्स द हायर स्कोप फॉर द ऑपरेशंस ऑफ एवरी न्यू एलिमेंट और प्रिंसिपल। ये एक्सटेंशन की बात कर रहा है। फिर दूसरा हो गया क्या, हाइटनिंग। हाइटनिंग प्रोसेस में क्या होगा, हाइटनिंग प्रोसेस में ज़्यादातर आरोहण होगा, एसेंटिंग होगा हायर ग्रेड में, सिंपल ग्रेड से हायर ग्रेड की तरफ एसेंट होगा ये। ओके, और इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, ये सारे आयामों को लेके आगे बढ़ेगा, सभी फील्ड को लेके आगे बढ़ेगा। एवरी एस्पेक्ट में चेंजेस, यानी कि एवरी एस्पेक्ट में ऑफलिफ्टमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन। ओके, ये तीनों के द्वारा ही एवोल्यूशन होता है, ये कहना है श्री अरबिंदो का। ओके, तो फिर देखेंगे हम एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी में देखेंगे व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ये सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अरबिंदो के हिसाब से अगर आप देखोगे जो बेसिक एलिमेंट है यह संसार का, एक तो मटेरियल एलिमेंट है, एक तो स्पिरिचुअल एलिमेंट है। ये दोनों बेसिक एलिमेंट को कंबाइन करके हम ब्रह्म कह सकते हैं, क्योंकि मटेरियल भी तो ब्रह्म का एक्सप्रेशन है। जब हमने इन्वोल्यूशन पढ़ा, इन्वोल्यूशन में क्या हो रहा है, इन्वोल्यूशन में जो प्योर एग्जिस्टेंस है वो खुद को क्या कर रहा है, खुद को मैटर्स में मैनिफेस्ट कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, 8 फॉर्म्स पे वो मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी कि ब्रह्म खुद को मैनिफेस्ट कर रहा है। यानी कि मैटर भी तो ब्रह्म ही है। इसको नाम देते हैं जड़ ब्रह्म, जड़ ब्रह्म। फिर कुछ चेतन चीज़ें हो रही है, लाइफ है, साइकिक है, माइंड है, उसको वो नाम दे रहे हैं चेतन ब्रह्म। ये दोनों को मिला के जड़ ब्रह्म हो गया या फिर चेतन ब्रह्म हो गया, ये दोनों को मिला के हम कहेंगे कि पूर्ण ब्रह्म का ये कॉन्सेप्ट है, पूर्ण ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है। जो महात्मा गांधी का भी हमने पढ़ा था वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आ रहा था। ओके, तो ये है रियल नॉलेज। रियल नॉलेज का मतलब हो गया आपको मटेरियल को भी जानना पड़ेगा एज वेल एज स्पिरिचुअल एलिमेंट को भी जानना पड़ेगा, यानी कि जड़ को भी जानना पड़ेगा, चेतन को भी जानना पड़ेगा, तभी आप पूर्ण ब्रह्म को जान पाओगे। ओके, इन्होंने नॉलेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉलेज को एक मटेरियल नॉलेज, एक स्पिरिचुअल नॉलेज। क्योंकि मटेरियल एलिमेंट को जानने के लिए आपको मटेरियल नॉलेज चाहिए और स्पिरिचुअल एलिमेंट को जानने के लिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। और अरबिंदो कहती है जो मटेरियल नॉलेज है ये बहुत ही ऑर्डिनरी नॉलेज है, लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है बहुत ही हायर लेवल का नॉलेज है। ओके, मटेरियल नॉलेज हम सेंसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज इनर सेल्फ के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया एपिस्टोमोलॉजिकल एस्पेक्ट। लेकिन एक्सियोलॉजी क्या कहता है, क्या है ज्ञान मीमांसा, उसको भी थोड़ा दे लेते हैं। और अरबिंदो के हिसाब से तो 8 स्टेप एसेंट की बात अरबिंदो करते हैं। हमने 2 तरीके की सिस्टम पढ़ा, जहाँ डिसेंट था और एसेंट था। डिसेंट में क्या हो रहा था, डिसेंट में भी 8 स्टेप्स था और एसेंट में भी 8 स्टेप्स था। डिसेंट में क्या हो रहा था, डिसेंट में ब्रह्म खुद को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और एसेंट में क्या हो रहा है, एसेंट में मैटर से धीरे धीरे आगे चल के हम प्योर एग्जिस्टेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि अपनी ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग में हम मूव कर रहे हैं। ओके, और अरबिंदो कहते हैं आफ्टर द बर्थ मैन हैज क्रॉस द 4 लोअर हेमिस्फीयर, यानी कि हमने जो पहले डिस्कस किया था, हम कहाँ पर खड़े होते हैं, हम माइंड की स्टेज पर खड़े होते हैं और माइंड के थ्रू ही हम सुपर माइंड की तरफ जाते हैं। ओके, सो द अल्टीमेट एम ऑफ दिस स्टेज इज टू अटेन द सुपर माइंड स्टेज। क्योंकि सुपर माइंड स्टेज क्या है, सुपर माइंड स्टेज ये दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, अपर हेमिस्फीयर को और लोअर हेमिस्फीयर को, ये दोनों को कंबाइन करता है। ये सुपर माइंड जो है ये सच्चित आनंद की एक्सपीरियंस कराएगा। ये कनेक्ट किसको कर रहा है, ये लोअर हेमिस्फीयर को अपर हेमिस्फीयर के साथ कनेक्शन क्रिएट
क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये सब हमने चित्र के माध्यम से बहुत ही डीप लेवल से देख लिया है। ओके, तो क्या है एजुकेशनल थॉट्स, ये तो सारा था स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या फिर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है, ये अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ये फिलोसॉफी का क्लास हो जाएगा, ना कि ये एजुकेशनल फिलोसॉफी का क्लास होगा। ओके, एजुकेशनल थॉट्स क्या है औरोबिंदो का, ये भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो औरोबिंदो के हिसाब से एजुकेशन क्या है, तो ये जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। ये कहते हैं एजुकेशन इज द हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल, हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। एजुकेशन के द्वारा ही हम जो हमारे अंदर जो डिविनिटी है उस डिविनिटी को ड्रॉ आउट कर सकते हैं। जितने भी सब्सटेंसेस है, जितना भी मैटर है, जितना भी लाइफ फोर्सेस है, ये सारे के सारे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये लोअर स्टेज से हायर स्टेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। औरोबिंदो के लैंग्वेज में ये इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो औरोबिंदो क्या कहते हैं, एवरी स्पिरिट वांट्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग, और एवरी स्पिरिट वांट्स टू रिटर्न टू इट सेल्फ, यानी कि जो इसका जो ओरिजिनल स्थिति है, जो इसका जो हाईएस्ट स्थिति है, उस हाईएस्ट स्थिति की तरफ सभी चीज़ें जाना चाहती है, चाहे वो मनुष्य हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो गया, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड दैट आर मूविंग टुवर्ड्स दैट परफेक्शन, दैट टुवर्ड्स द ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग एंड ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग एंड द प्योर स्टेट ऑफ बीइंग। इसकी आप ऐसे कह सकते हो। ओके, तो इसको आप कह सकते हो प्योर स्टेट ऑफ बीइंग की तरफ वो जाने की इच्छा करता है, यानी कि सब खुद को ग्रो कराना चाहते हैं। इसीलिए ये क्या कह रहे, हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल, जो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है उसको हेल्प कौन करेगा, एजुकेशन हेल्प करेगा। थ्रू एजुकेशन वी कैन पुश दैट सोल हु वांट्स टू ग्रो टुवर्ड्स द परफेक्शन, वी कैन गिव द वे, वी कैन डायरेक्ट द वे थ्रू व्हिच दैट सोल कैन अटेन हिज हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन इज द हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। ओके, फिर एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं औरोबिंदो, एजुकेशन क्या होना चाहिए, मशीन बनाने वाला नहीं बल्कि ट्रू बिल्डिंग ऑफ लिविंग इवोकेशन होना चाहिए, जो कि हमारे माइंड और स्पिरिट के पावर को और भी बेहतर करे, यानी कि एवोल्यूशन की तरफ जाने वाली बनाए। ओके, एजुकेशन का सबसे बड़ा काम जो है आपको अपने माइंड के साथ क्या करना है, माइंड को इम्प्रूव करके उसको सुपर माइंड में कन्वर्ट करना है, और थ्रू सुपर माइंड यू कैन अटेन द सच्चित आनंद स्टेज, यानी कि सबसे जो हाईएस्ट स्टेज है उसको आप प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए औरोबिंदो कहते हैं इट इज़ द मीन ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन का काम है, ये एजुकेशन का लक्ष्य है। ओके, तो एम ऑफ एजुकेशन भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सो द एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, इसका एम होगा टू हेल्प द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट द बेस्ट एंड मेक इट परफेक्ट फॉर ए नोबेल कॉज, नोबेल कॉज के लिए। ओके, यानी कि एजुकेशन का काम हो गया ग्रोइंग सोल को हेल्प करना, उसके अंदर जो डिविनिटी भरा हुआ है, उसके अंदर जो परफेक्शन ऑलरेडी है, जो ब्रह्म उसमें छुपा हुआ है, उस छुपे हुए ब्रह्म को प्रकट करना, या कि उसके हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग तक ले जाना, ये किसका काम है, ये एजुकेशन का काम है। ओके, नेक्स्ट हो गया एजुकेशन शुड एनेबल हिम टू रियलाइज हिज इनर सेल्फ। ओके, जो इनर सेल्फ है, जो रियल सेल्फ है, उस रियल सेल्फ को रियलाइज कराएगा कौन, एजुकेशन। ओके, फिर औरोबिंदो बताती है कि हम मनस, चित्त और नर्व को जितना जितना प्योर करेंगे, यानी कि जितना जितना हम सही ज्ञान को लेंगे, हमारा मानस हो गया, चित्त हो गया या नर्व हो गया, ये प्योर बनता जाएगा, और जितना ये प्योर बनता जाएगा हमारा सेंसेस और बेटर 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 होता जाएगा। हम जब ये 5 टाइप ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे तो इसको भी थोड़ा बहुत इलाबोरेट करेंगे। ओके, और एक जो एम ऑफ एजुकेशन है टू डेवलप द कॉन्शियसनेस, यानी कि ये चित्त सत्ता को, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस को, चित्त को ये डेवलप कराने में मदद करता है। ओके, और सबसे जो अल्टीमेट एम है एजुकेशन का क्या, ये माइंड को सुपर माइंड की तरफ ले जाएगा, यानी कि ऑर्डिनरी माइंड से सुपर माइंड में कन्वर्ट कर देना, ये एजुकेशन का सबसे हाईएस्ट लक्ष्य है, क्योंकि सुपर माइंड के जरिए ही हम हमारा पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, हाईएस्ट लेवल का पर्सनैलिटी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुपर माइंड के जरिए हम हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हैं, सच्चित आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ओके,
तो औरोबिंदो क्या कहते हैं, औरोबिंदो का जो करिकुलम का कॉन्सेप्ट है बहुत ही वास्ट लेवल का है, क्योंकि ये जो माइंड से सुपर माइंड की तरफ जाने की ये बात कहेंगे ना, ये साधना के द्वारा ही जा सकते हैं। ये साधना के लिए बहुत सारे स्टेजेस की बात करेंगे। ये कहेंगे कि एजुकेशन इज ए मीन टुवर्ड्स एन एंड बट एजुकेशन इटसेल्फ इज नॉट एन एंड। एजुकेशन तो समाप्ति नहीं है, लेकिन वो एंड की तरफ ले जाने वाला है, यानी कि हाईएस्ट स्थिति की तरफ, हाईएस्ट स्टेज की तरफ ये ले जाने वाला है। इट इज़ द मीन टुवर्ड्स एन एंड बट इट इज़ इटसेल्फ इज नॉट एन एंड। ओके, तो ये बहुत सारे स्टेजेस की बात करेंगे। प्राइमरी स्टेजेस में बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए या फिर क्या सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है। मदर टंग हो गया, इंग्लिश हो गया, नेशनल हिस्ट्री हो गया, आर्ट हो गया, पेंटिंग, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज एंड एरिथमेटिक को इंक्लूड करने की ये बात करेंगे। सेकेंडरी स्टेज में ज़्यादातर मदर टंग, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, अरिथमेटिक, आर्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, सोशल साइंस, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन की ये बात करेंगे। फिर जब यूनिवर्सिटी स्टेज आएगा, यहाँ पर ये फिलॉसफी की बात करेंगे, वो भी इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, या फिर हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइंस, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट की ये बात करेंगे। और लास्ट में ये कहेंगे वोकेशनल एजुकेशन भी बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी, सीविंग, स्क्रपलर, ड्राइंग हो गया, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, ये सारे ये बताते हैं। ओके, और अरबिंदो कौन से मेथड को अडॉप्ट करते हैं या फिर कौन से मेथड सजेस्ट करते हैं, तो पेडालॉजिकल एस्पेक्ट क्या है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। औरोबिंदो कहते हैं लव और सिंपैथी सबसे बड़ा मेथड है टू टीच द चाइल्ड। चाइल्ड को टीच करने के लिए आपको क्या चाहिए, लव चाहिए, सिंपैथी चाहिए, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा टू चेंज द चाइल्ड। ओके, एजुकेशन थ्रू मदर टंग की ये बात करेंगे, और ये कहेंगे बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाना है, यानी कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच की ये बात कर रहे हैं। एजुकेशन थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस की ये बात करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग मेथड को ये ज़्यादा तवज्जो देंगे। इसके साथ साथ औरोबिंदो कहेंगे कि एजुकेशन थ्रू कोऑपरेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन द एजुकेशन प्रोसेस के बारे में ये कहेंगे, यानी कि टीचर के सहयोग के बिना स्टूडेंट कभी भी आगे जा नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, यहाँ पर ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुक रहा है, यानी कि आप ऐसे समझो कि माइंड को आपको सुपर माइंड की तरफ ले जाना। इनका जो एजुकेशनल सिस्टम है ये एक ही काम करने के लिए देख रहे हैं, माइंड को बस सुपर माइंड की तरफ ले जाना है। अगर आपने अपने माइंड को सुपर माइंड में कन्वर्ट कर लिया तो आप ऑर्डिनरी ह्यूमन से सुपरमैन बन जाओगे। ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है औरोबिंदो का। ओके, और इसके लिए चाहिए टीचर का कोऑपरेशन। टीचर के बिना कोऑपरेशन से ये कभी भी संभव नहीं है। ओके, फिर ये कहेंगे फ्री एनवायरनमेंट चाइल्ड को मिलनी चाहिए, जहाँ पर बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर पाए, खुद को और बेहतर कर पाए। ओके, डिसिप्लिन के बारे में औरोबिंदो फिर क्या कहते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। औरोबिंदो का जो फिलोसॉफी है ये होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि ये बच्चों को इम्पोज डिसिप्लिन कभी भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे सेल्फ डिसिप्लिन या फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर हारमोनियस डेवलपमेंट की ये बात करेंगे, यानी कि हारमोनियस ग्रोथ की ये बात करेंगे। जैसे कि हम इनके जो एस्पेक्ट देखेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट, वाइटल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये सारे के सारे चीज़ों को डेवलप करने की बात करेंगे। इसके लिए टीचर बहुत ही क्रूशियल हो जाती है, टीचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सारे एजुकेशन बहुत ही फास्ट लेवल का एजुकेशन है। ये टीचर ही इसको दे पाएंगे, स्टूडेंट को बेटर कर पाएंगे, स्टूडेंट को मोल्ड कर पाएंगे, बेटर डिसिप्लिन में रख पाएंगे। ओके, तो डिसिप्लिन के लिए ये क्या करेंगे, बच्चों के अंदर इनर वैल्यू को कल्टीवेट करेंगे, वर्च्यू को कल्टीवेट करेंगे। अगर बच्चे में अच्छे गुण होंगे तो वो अपने आप डिसिप्लिन में रहेगा, इसको डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डिसिप्लिन में अपने आप रहेगा। क्योंकि इनका जो इनर सिस्टम है, इनका जो इनर मैकेनिज्म है, इनर वैल्यूज़ है, वर्च्यूज़ है, ये वर्च्यूज़ या वैल्यू इसको आगे लेके जाएगा, इसको सेल्फ डिसिप्लिन में ऑटोमेटिकली रखेगा। ओके, तो टीचर के बारे में ये क्या कहते हैं। औरोबिंदो का जो कॉन्सेप्ट है नथिंग कैन बी टॉट, ये बहुत बार क्वेश्चंस आया है, इसको भी आप अच्छे से समझ लो। क्योंकि जो चैत्य सत्ता को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ही ब्रह्म है, ही इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म। जो बच्चों को आप देख रहे हो, आप लग रहा है कि वो बच्चा है, लेकिन ही इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म। ब्रह्म का रूप को अगर आप देखोगे, ब्रह्म तो वो खुद ओशियन ऑफ नॉलेज है, उसको आप क्या समझाओगे, यू कैन नॉट टॉट हिम, यू कैन नॉट टॉट ब्रह्म।
ओके। इसीलिए ये क्या कह रहे, ये कह रहे नथिंग कैन बी, तो कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। हाँ, ऐसे आप कर सकते हो, उसको जो इग्नोरेंस हो गया है, जो बच्चा खुद को छोटा समझ रहा है या फिर इग्नोरेंस के कारण वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग को जान नहीं पा रहा है, उस इग्नोरेंस को आप दूर करने के लिए उसको हेल्प कर सकते हो। इसीलिए तो उनका जो डेफिनेशन था क्या था, वो था हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल। हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल, आप हेल्प कर सकते हो। बीइंग ए टीचर यू कैन हेल्प, यू कैन सजेस्ट, यू कैन गाइड, यू कैन शो द वे, बट यू कैन नॉट टॉट देम। नथिंग कैन बी टॉट का कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं। इसीलिए औरोबिंदो क्या कह रहे हैं, नथिंग कैन बी टॉट बट एवरीथिंग कैन बी लर्न। इसीलिए टीचर का काम हो गया हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, गाइड करना या फिर इंस्ट्रक्ट करना, या फिर हो गया टास्क मास्टर। और अगर हम औरोबिंदो को पढ़ेंगे तो औरोबिंदो क्या कहते हैं, टीचर को सेंट जैसा होना चाहिए, एक हीरो जैसा होना चाहिए, जिसके चलते बच्चे उनको फॉलो करें। स्टूडेंट किसको कॉपी करते हैं, किसको आदर्श मानते हैं, जिससे वो पढ़ते हैं उसको ही वो आदर्श मानते हैं। इसीलिए टीचर को सेंट जैसा होना चाहिए, हीरो जैसा होना चाहिए, ये कहना है औरोबिंदो। तो औरोबिंदो क्या कहते हैं, टीचर जैसे ब्रदर जैसा है, ब्रदर जैसा छोटे ब्रदर को हेल्प करता है, वैसे ही टीचर भी स्टूडेंट को हेल्प करेगा। ए चाइल्ड लीडिंग चिल्ड्रेन, जैसे बच्चों के अंदर एक बच्चा लीडर होता है, वो बच्चों को लीड करता है, ठीक वैसे ही टीचर बच्चों को लीड करेगा। जैसे एक लाइट होता है ना, वो और लाइटों को किंडल करता है, वो और लाइटों को जलाता है, ठीक वैसे ही टीचर भी क्या करेंगे, बच्चों के अंदर ज्ञान के दीपक को जलाएंगे। जैसे एक एवेकन सोल और अदर सोल को एवेकन करते हैं, ठीक वैसे ही गुरु भी क्या करेंगे या फिर टीचर क्या करेंगे, औरों को एवेकन करेंगे या कोई स्टूडेंट को एवेकन करेंगे। जैसे कि डिवाइन पावर्स क्या होता है, वो हाईएस्ट डिवाइन पावर्स क्या करते हैं, डिवाइन कॉलिंग करते हैं। टीचर भी क्या करेंगे, टीचर भी बीइंग एन हाईएस्ट डिवाइन पावर, वो अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेंगे, वो सुपर माइंड सुपर मेंटल लेवल को इतना ऊंचा उठा देंगे कि वो औरों की यानी कि स्टूडेंट को भी सुप्रा मेंटल कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएंगे। और टीचर का सबसे बड़ा काम क्या है, चाइल्ड के अंदर लव टू लर्न यानी कि लर्न करने के प्रति प्रेम को जागृत करना है, सीखने के प्रति प्रेम को जागृत करना है। ओके, फिर स्टूडेंट के बारे में औरोबिंदो क्या कहते हैं, स्टूडेंट एक स्पिरिचुअल बीइंग है और ये क्या करेगा, चाइल्ड इज ए सोल टू फाइंड देम टू फाइंड हिमसेल्फ। बच्चे खुद को जान पाए, बच्चे खुद को बेटर पहचान पाए, बच्चे अपने अंदर के जो इनर पोटेंशियलिटीज़ है उसको जान पाए, और उसके साथ साथ जो हाईएस्ट एम है, जो माइंड से सुपर माइंड की यात्रा है, उस यात्रा को अच्छे से निभा पाए। इसीलिए टीचर को ही हेल्प करना है, टीचर को अच्छे से उसको आगे लेके गाइड करना है, ये कहना है श्री औरोबिंदो का। ओके, फिर हो गया स्कूल। स्कूल के बारे में क्या कहते हैं औरोबिंदो, तो औरोबिंदो कहते हैं जो सच्चा विद्यालय होगा, सच्चा स्कूल होगा, दिस इज लाइक ए वर्कशॉप फॉर द सोल। सोल के लिए एक वर्कशॉप जैसा है, सोल अपने आप को बेटर करने की अपॉर्चुनिटी स्कूल में पाता है। ओके, और स्कूल वह जगह है जहाँ बच्चे लर्न करेंगे टू थिंक फॉर हिमसेल्फ एंड द क्वेश्चंस टू द वर्ल्ड अराउंड हिम। वो खुद को जानने की कोशिश करेंगे, खुद के भावनाओं को जानेंगे, खुद को जानेंगे, खुद की चैत्य सत्ता को अनुभव करेंगे, और उसके साथ साथ दुनिया के इर्द गिर्द के जो संसार वो देख रहे हैं उसको क्वेश्चंस करने की वो कला सीखेंगे, यानी कि उसको एक्सप्लोर करने की वो कला सीखेंगे। ये था एजुकेशनल थॉट्स। और सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। इनका जो बुक्स वगैरह है, बहुत सारी बुक्स फेमस बुक्स है, ज़्यादातर ये दो बुक्स बहुत ही फेमस है, लाइफ डिवाइन और सावित्री। लाइफ डिवाइन में इनका फिलॉसफी आप पाओगे, और सावित्री में आप पाओगे कि ये पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर कैसे आप डेथ को विजय प्राप्त करोगे, हाउ टू कॉन्कर ओवर डेथ, इट इज़ मेंशन इन सावित्री। ओके, फिर नेक्स्ट बुक है सिंथेसिस ऑफ योगा, यहाँ से ही इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिर गीता के ऊपर इन्होंने भाष्य लिखा है, ऐसे ऑन गीता, और बहुत सारे मैगज़ीन के भी ये एडिटर रहे हैं, जैसे कि वंदे मातरम हो गया, युगांतर हो गया, धर्म हो गया, कर्म योगिन हो गया। ये जो दो मैगज़ीन थे, वंदे मातरम या फिर युगांतर, ये ज़्यादातर आप देखोगे कि जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था उसी समय ये वंदे मातरम या फिर युगांतर मैगज़ीन से एसोसिएट थे। ये ज़्यादातर रेवोल्यूशनरी थॉट्स के ऊपर बेस्ड
था। लेकिन जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो परिवर्तन हो के पौंडीचेरी चले गए, ये दो मैगजीन उन्होंने स्टार्ट किया, धर्म या फिर कर्मयोगी, और यहाँ से फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी या फिर कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ से पब्लिश होता था। ओके, तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है औरबिंदो का वो है इंटीग्रल योगा या फिर इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। वो भी क्या है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये इंटीग्रल वर्ड क्या बता रहा है, ये बता रहा है समथिंग हैज़ टू बी इंटीग्रेट, कुछ तो इंटीग्रेट करना है, यानी कि ये क्या इंटीग्रेट करेंगे, ये वेस्टर्न थॉट्स को और इंडियन थॉट्स को, ये दोनों थॉट्स को ये इंटीग्रेट करेंगे, ये सिंथेसिस करेंगे। और ये कौन से बुक में ज़्यादातर आप पाओगे, तो सिंथेसिस ऑफ योगा की बुक में आप पाओगे। ये इंटीग्रल योगा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि पूर्ण योगा हो गया या फिर सुप्रामेंटल योगा हो गया, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन की बात करेंगे यहाँ से आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पर सिंथेसिस बहुत सारे आयामों के जरिए औरबिंदो बताती है। सिंथेसिस ऑफ जैसे कि कर्मा हो गया, ज्ञान हो गया, भक्ति हो गया, ये तीनों की सिंथेसिस के बारे में ये कहते हैं। कहीं कहीं जगह पर ऐसे भी वर्णन आएगा कि ये वेस्टर्न और इंडियन नॉलेज को सिंथेसाइज कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे करके सिंथेसिस योगा या फिर इंटीग्रल योगा का व्याख्यान होता है। ओके, फिर औरबिंदो क्या कहते हैं, ये जो इंटीग्रल योगा है, इंटीग्रल योगा क्या करेगा, इंटीग्रल योगा आपको डिफाइन की तरफ ले जाएगा, आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा, आपको वह हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेटस की तरफ ले जाएगा। इसके पास जाने के लिए आपका जो खुद का इग्नोरेंस है वो आपको क्या कर रहा था, वो आपको हडल क्रिएट कर रहा था। ये इग्नोरेंस से मुक्ति का मार्ग बताएगा, ये इग्नोरेंस से आपको छुटकारा दिलाएगा, ये इग्नोरेंस से आपको लिबरेट कराएगा। कौन, इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा कैन लीड यू टुवर्ड्स द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एम या फिर हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेटस, ऐसे आप कह सकते हो। और ये जो इंटीग्रल योगा है, इंटीग्रल योगा आप जब करोगे तो आपके अंदर 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन देखे जाएंगे। वो 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहला जो है साइकिसिसेशन। ओके, साइकिसिसेशन या फिर स्पिरिचुअलाइजेशन या फिर सुप्रामेंटलाइजेशन, ये तीनों टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेंगे। साइकिसिसेशन क्या है, साइकिसिसेशन में आप ज़्यादातर देखोगे कि तो ये जो साइकिसिसेशन है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटीग्रल योगा है। फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटीग्रल ये क्या करेगा, इट इन्वॉल्व्स परसिस्टेंट एफर्ट्स टू रियलाइज द सेंट्रलिटी और द साइकिक बीइंग और द जीवात्मा। ये जो सेंट्रलिटी है या फिर साइकिक बीइंग है या फिर जीवात्मा है, उसको रियलाइज़ करने के लिए परसिस्टेंट एफर्ट की बारे में बात करेगा, यानी कि ये ज़्यादातर इनवर्ड ही होगा, इनवर्ड ही होगा। उस चैत्य सत्ता को जानने की कोशिश करोगे, अपने अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको जानने की आप कोशिश करोगे, यानी कि ये इनवर्ड स्पिरिचुअल मूवमेंट है, इनवर्ड स्पिरिचुअल मूवमेंट है। ओके, और उसके साथ साथ आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा कि ये जो साइकिक बीइंग है, हमारे भीतर ही जो साइकिक बीइंग है उसको अवेकन करने की ये बात करेगा। हाउ टू अवेकन द इंटरनल साइकिक बीइंग, ये यहाँ पर आएगा, यानी कि अब जब इंटीग्रल योगा को प्रैक्टिस करोगे, अपने अंदर की जो साइकिक बीइंग है वो धीरे धीरे अवेकन स्टेज में आएगा। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादातर 3 एस्पेक्ट की बात की जाती है, जैसे कि हो गया फिजिकल, फिर हो गया वाइटल, ओके, वाइटल और मेंटल। ओके, ये तीनों एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पर फोकस किया जाता है। फिर जो ये दूसरा है, दूसरा हो गया स्पिरिचुअलाइजेशन। स्पिरिचुअलाइजेशन ज़्यादातर क्या है, इट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग, इसको हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ ओपनिंग कह सकते हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ ओपनिंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से द मेंटल स्टार्ट इट्स ऑनवर्ड मार्च। क्यों इसको ओपनिंग कहा जा रहा है, ओपनिंग कहा जा रहा है क्योंकि द मेंटल स्टार्ट इट्स ऑनवर्ड मार्च, यहाँ से ऑनवर्ड मार्च स्टार्ट हो रहा है, आगे की जर्नी स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑनवर्ड मार्च ऐसे आप कह सकते हो, ऑनवर्ड मार्च यहाँ से ही स्टार्ट होगा। ओके, तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस में ज़्यादातर आप देखोगे इन दिस प्रोसेस द सेल्फ सिक्स टू ब्रिंग टू इट्स पावर, पीस, ब्लीस, नॉलेज, ये सारे के सारे ये क्या करेगा, सीक टू ब्रिंग, अपने अंदर ये धारण करेगा और ये अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करेगा थ्रू थॉट्स एंड एक्शन, एंड ये खुद को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा ऑल इट्स पार्ट्स ऑफ फिजिकल, वाइटल एंड मेंटल। जो हमने यहाँ पर देखा ना, इसको ज़्यादातर यहाँ पर स्पिरिचुअलाइज किया जाएगा थ्रू पावर के द्वारा हो गया, पीस के द्वारा हो गया, ब्लीस के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, यानी कि थॉट्स एंड
एक्शन, एक्शंस के द्वारा ये सारों को ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा, स्पिरिचुअलाइज करेगा। जो ऑर्डिनरी था वो ऑर्डिनरी को यहाँ पर वो स्पिरिचुअलाइज करेगा। ये सेकेंड स्टेज हो गया। और ये जो थर्ड स्टेज है सुप्रामेंटलाइजेशन, ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है। इसको कहा जाता है द अल्टीमेट स्टेज ऑफ इंटीग्रल योगा। इसको कहा जाता है अल्टीमेट स्टेज ऑफ इंटीग्रल योगा। ये सबसे अल्टीमेट स्टेज है। ओके, तो पहला जो स्टेज था यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इनवर्ड मोशन किया, साइकिक बीइंग को अवेकन करने की कोशिश की। सेकेंड स्टेज जो था, सेकेंड स्टेज में हमने क्या किया, सारी चीज़ों को स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश की। जो फिजिकल, वाइटल और मेंटल एस्पेक्ट था उसको भी स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश की। और जो लास्ट स्टेज है वो है सुप्रामेंटलाइजेशन, यानी कि ये अल्टीमेट स्टेज है। इस स्टेज में क्या होगा, सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर बीइंग यहाँ पर होगा। यानी कि एक न्यू बीइंग का एक कल्पना होगी। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि फुल्ली ट्रांसफॉर्म पर्सनैलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सुप्रामेंटल पावर यहाँ पर जागृत होगा, यहाँ पर सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस यहाँ पर आएगा। ये हो गया अल्टीमेट स्टेज। फिर औरोबिंदो किसके बारे में बात करेंगे, इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रल एजुकेशन के ऊपर श्री औरोबिंदो क्या कहते हैं, ट्रू एजुकेशन क्या है, इट इज़ नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट ऑल्सो रैशनल, वाइटल, फिजिकल। इट मीन्स इट इज़ इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन में वो पांच प्रिंसिपल एस्पेक्ट को ये इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हो गया फिजिकल एस्पेक्ट, वाइटल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, साइकिक एस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ये पांच एस्पेक्ट को ये बताएंगे। फिर कुछ फेमस प्लेसेस है जो कि रिलेट करते हैं औरोबिंदो के साथ। जैसे कि हो गया ओरोविला, सिटी ऑफ द डॉन इनको कहा जाता है। 1968 में इसका संस्थापना हुआ है श्री माँ के द्वारा। और ये जो ओरोविला है तो सिटी ऑफ डॉन जो 1968 में बना, यहाँ पर 121 कंट्री ने अपने देशों की मिट्टी को दे के यहाँ पर जो लोटस का निर्माण किया गया है, ओरोविला का निर्माण किया गया है। ये क्या है, ये यूनिटी का सिंबल है, यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेस का सिंबल है। ओके, ह्यूमन रेस का सिंबल है। ओके, फिर इनका जो हेडक्वार्टर है वो पौंडीचेरी में है। पौंडीचेरी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन या फिर औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन का। तो हम लास्ट में आ चुकी है, इनका कुछ कोट्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा कोट यही है कि ये बताती है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज़ द हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज़ इन इटसेल्फ। ओके, फिर ये क्या कहते हैं, एजुकेशन टू बी ट्रू मस्ट नॉट बी ए मशीन। ये भी हमने देख लिया है, ये भी बहुत ही फेमस कोट है, इसको भी अच्छे से आप जान लो कि नथिंग कैन बी टॉट। ये भी बहुत ही बड़ा कोट है। ओके, लेकिन सबसे बड़ा जो कोट है ये वाला है और ये वाला, ये दो कोट बहुत ही फेमस कोट है। लेकिन औरोबिंदो और भी कुछ कहते हैं एजुकेशन के बारे में। ये कहते हैं एजुकेशन वो नहीं है जो कि क्या करता है, आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन को फीड करता है, इससे बियॉन्ड है, इससे बहुत ही हायर है एजुकेशन। ओके, फिर हो गया द ग्रेटेस्ट हेल्प दैट कैन बी गिवन इज़ टू शो द मदर हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। बच्चों को कैसे टेक केयर करना है, इसको किसको सिखाना चाहिए, मदर को सिखाना चाहिए। क्योंकि इंटीग्रल एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके जन्म से ही इंटीग्रल एजुकेशन स्टार्ट होता है। जितना छोटे एज में आप इंटीग्रल एजुकेशन दोगे उतने बेहतर से वो माइंड से सुपर माइंड की तरफ जा सकता है। ओके, ट्रू नॉलेज इज अटेन थ्रू थिंकिंग के द्वारा ही आप ट्रू नॉलेज को प्राप्त कर सकते हो। ये भी एक कोट है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग ए चाइल्ड इज एनेबल हिम टू गेट एलोन विदाउट ए टीचर। ये भी एक अच्छा कोट है। द ओनली टीचर इज ही हु कैन इमीडिएटली कम डाउन टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। ये भी एक बड़ा कोट है, ये भी नेट में एक बार क्वेश्चन आया है। ट्रू टीचर कौन है, जो बच्चों के लेवल तक आ सकता है। कितने जल्दी आप बच्चों के लेवल तक आ सकते हो, बच्चों से घुल मिल सकते हो, उसको आप ट्रू टीचर कहोगे। ओके, एजुकेशन इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड, इट इज़ द ड्राइंग आउट फ्रॉम द माइंड। ओके,
एजुकेशन तो पावर है लेकिन विजडम है लिबर्टी, ये भी अच्छा कोट है। ओके, द ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, द ग्रोथ ऑफ पावर फॉर द माइंड एंड द वाइटल शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, ये इंटीग्रल एजुकेशन की बात कर रहा है। ओके, फिर लास्ट में अगर देखोगे क्रिटिसिज्म में भी बहुत कुछ है, जैसे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है औरबिंदो का जो फिलोसॉफी है, क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को बहुत ही डीप लेवल पे पढ़ा है और ये जो कुछ भी लिखते हैं इतने कठोर कठोर शब्द लिख लेते हैं, उसको समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। फिर कोई कोई कहता है ये एक्लिक्टिक है या फिर सिंक्रेटिक है या फिर डॉगमेटिक है, डॉगमास क्रिएट करने वाला है, या फिर इलिटिस्ट है। बड़े बड़े विद्वान ही इसको समझ सकते हैं, ऐसे भी कुछ का कहना है। ओके ओके, तो फिर लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से एमसीक्यू आया है या फिर कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके, और अरबिंदो स्ट्रेस ऑन डैश फॉर द कंसंट्रेशन टू बिकेम नियरर टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस, ये 2016 का क्वेश्चन है। क्या करने से आप डिवाइन कॉन्शियसनेस के करीब हो जाओगे, वो है साधना। साधना के द्वारा ही आप डिवाइन कॉन्शियसनेस के नज़दीक जाओगे। ओके, वो मेथड है इंटीग्रल योगा, लेकिन करना है आपको साधना। एन एक्सपीरियंस इंटीग्रलिज्म ये कॉन्सेप्ट किसका है, औरबिंदो का है। ओके, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन है औरबिंदो का। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस। ओके, सुप्रामेंटल और सुपर माइंड का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं, औरबिंदो देते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन या फिर सुपर माइंड या फिर सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस कौन देते हैं, औरबिंदो देते हैं। बहुत बार आने वाला ये क्वेश्चन है, कहीं पर आप देखोगे, कहीं पर नेट पर है, कहीं पर टीचिंग एग्जाम में आया है, बहुत सारे सेट एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हैं। ओके, हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ औरबिंदोज आश्रम कहाँ है, ये है पौंडीचेरी में। औरोविला को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ डॉन। ओके, फिर हो गया औरबिंदोस आइडिया ऑफ सुपरमैन इम्प्लाइज दैट, औरबिंदो का जो आइडिया ऑफ सुपरमैन क्या कहता है। ओके, डार्विन थ्योरी रेलेवेंट है, इसीलिए एजुकेशन कैन नॉट डू मच, ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये कॉन्सेप्ट होगा। टास्क ऑफ द टीचर इज टू अपलिफ्ट द अवेकेन कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, अवेकन करने के लिए ये कहेंगे। सुपरमैन कौन होगा, जो सुपरमैन होगा वो औरों को अवेकन कराएगा, औरों को अपलिफ्ट कराएगा, ये होगा राइट आंसर। लेकिन और पॉइंट को भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं टीचर हैज़ टू इंटीग्रेट साइकोलॉजी बायोलॉजी, ये तो टीचिंग के बारे में बता रहा है। ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चंस क्या आया है, सुपरमैन क्या करेगा, तो आइडिया ऑफ सुपरमैन का मतलब क्या है। सुपरमैन का मतलब है जो हाईएस्ट स्टेज में चला गया है और जो औरों को भी अपलिफ्ट कर रहा है। ओके, एजुकेशन कैन अचीव इट्स डेफिनाइट पर्पस थ्रू मेडिटेशन, ये तो मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सुपरमैन का कॉन्सेप्ट ये होगा। ओके, so this is all about Aurobindo's integral education. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाकी जो दो रह गए हैं, जिड्डू कृष्णमूर्ति और टैगोर। ओके, ये भी एक दो दिन में ये दोनों का मैं वीडियो करके जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और फिर सोशियोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे, सोशियोलॉजी 3-4 दिन में ख़त्म कर देंगे। ये जो छुट्टी अभी आ रही है ना, पूजा वेकेशन, यहाँ पर ही आपको 2 या 3 टोटल यूनिट, कम से कम मैं तो 4 यूनिट तक ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।